प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 का जो आपका नया पुस्तक आया है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। देख सकते हैं आपका ये बुक है और इस बुक के अंतर्गत देखिए आपके इतने पार्ट हैं। ठीक है, तो पार्ट आपका देखिए, पहला आपका फसल उत्पादन है, सूक्ष्म जीव है, कोयला और पेट्रोलियम है, दहन और ज्वाला है, पौधे जंतु संरक्षण। तो आपका ये आपके सारे पार्ट हैं। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का संपूर्ण सलूशन, यानी आपको पेज नंबर आपका 4 से लेकर यहाँ पे देखिए पेज नंबर आपका 39 तक का आंसर एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपका सलूशन देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय पहला है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो देखिए यहाँ पे इस आपके पाठ के सभी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के आंसर देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे ये दिया गया है, तो आप इसमें देखेंगे पेज नंबर 4 पे, तो आपको लिखा है, देखिए आपको यहाँ पे कृषि में उपयोग में आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे इतने आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल ये आपके कृषि में उपयोग होते हैं। सेकंड देखिए, यदि कोई आपका उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए रोटावेटर आपने देखा होगा, ठीक है, मिट्टी का ढेला आपको फोड़ने काम आता है। कल्टीवेटर देखिए पीछे आपका यहाँ पे जोतने काम आता है। पावर टिलर आपका होता है और हंसिया होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चलो फसलें बोए। अब इसमें देखिए कुछ आपका लिखा है बुआई। तो मिट्टी तैयार करने के लिए देखिए आपको निम्न शब्दों का चयन करना है। तो आपको यहाँ पे बुआई करना है, खाद एवं उर्वरक देना यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद देखिए क्या होता है, किस लिए आपका सिंचाई और खरपतवार सुरक्षा, कटाई के बाद आपको यहाँ पे भंडारण। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर करिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पहला, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गोबर एवं पौधा, खरीफ छिड़काव तंत्र, खरपतवारनाशी, सीड ड्रिल। तो देखिए जून से सितंबर माह तक क्या होता है, तो आपका खरीफ फसलें बोई जाती हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे सीड ड्रिल द्वारा यंत्र की बुवाई करने में श्रम और समय की बचत होती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर एवं पौधा के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग होता है। और देखिए 2,4-D एक क्या है, एक खरपतवारनाशी है। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन दूसरा आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कार्य से आपके मिट्टी के पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे कटाई करना है, इसमें आपको कोई पोषक तत्व नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा, पहेली जल की कमी क्षेत्र में रहती है, सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें। तो आपको यहाँ पे ड्रिप तंत्र आपको आंसर करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से फसल का युग्म सही है। देखिए धान और मक्का बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पे खरीफ, आपका खरीफ की फसल कहलाता है। तो आपका देखिए रबी की फसल की बात करें तो रबी देखिए कब हो जाता है, आपका अक्टूबर नवंबर से और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, यानी आपका गेहूं और चना हो जाएगा। बाकी धान मक्का तो आपका देखिए बरसात के सीजन के हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है चौथा नंबर, काटी गई फसल से बीजों का दाना या भूसों को अलग करने की क्रिया मशीन द्वारा होता है। तो आपका देखिए आंसर जो है इसमें कंबाइन करना है। पांचवा, खरपतवार हटाने की क्रिया क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पे निराई करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है छठा, पौधे द्वारा लगाकर उपयोग की जाने वाले मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म क्या है। तो आपको देखिए आंसर डी नंबर, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरस करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा आता है, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए आपको लिखना है, आपका 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका खरीफ फसल, दूसरा आपका रबी फसल। और पांचवा देखिए लिखा है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है। तो देखिए आपको यहाँ पे, क्योंकि देखिए सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहे, इससे आपको उचित दूरी पर बोना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है छठा, सिंचाई के परंपरागत स्रोतों के नाम। तो आपको देखिए 3 आपके नाम है, एक आपका मोट है घिरनी, दूसरा चेन पंप, तीसरा आपका ढेकली और चौथा आपका रहड़। इसके बाद देखिए सातवां, पशुपालन किसे कहते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है और यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां आता है लघुत्तरीय क्वेश्चन, फसल में बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो देखिए पहला लिख दीजिए इसमें, स्वस्थ बीज चमकदार हो, ठीक है, और दूसरा बीज का वजन भारी हो और बीज किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी टूटा फूटा आपका कोई होता है ना, बीच में से आपका यहाँ पे फूट जाता है, तो आपको वैसा ना हो। इसके बाद फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में क्यों सुखाना आवश्यक है। तो देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई साहब जिससे उसके नमी की मात्रा कमी आ जाती है और उनके कीट
नाशक जीवाणु कवक से सुरक्षा हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जाता है। क्वेश्चन आपका 10वां लिखा है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मान जाती है, क्यों? तो देखिए इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता आपका अधिक होता है और मिट्टी का गठन सुधार होता है, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और भुरभुरी और सरंध हो जाते हैं, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। क्वेश्चन देखिए 11वां, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों में किस प्रकार का हानि पहुंचाते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए इसके बाद आपका 12वां आता है दीर्घोत्तरी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके का उपयोग करता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो आप यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए आंसर आपको दे रहे हैं, इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या फिर वीडियो को रोककर अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 13वां है, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। तो पहला आपका हल लिखा है, तो हल का उपयोग देखिए जुताई, खाद मिलाने और खरपतवार निकालने में मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी जुताई के लिए। कुदाली क्या है? तो भाई साहब कुदाली तो आपका क्या है, खरपतवार निकालने, आपका जो चारा हो गया कुछ भी इसमें आपका रहता है, पोला करने के लिए आपका, जब आप देखिए आलू की फसल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो यहाँ पे तो आप क्या करते हैं, मिट्टी को पहले क्या है थोड़ा सा भुरभुरा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपके डीले को फोड़ना पड़ता है, उसे कुदाली। कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर कृषि का उपकरण है जिसके माध्यम से जुताई करने में किया जाता है। सीड ड्रिल क्या है? देखिए सीड ड्रिल है एक कृषि उपकरण है जो फसलों के लिए देखिए यहाँ पे बीज की बुवाई की जाती है, यानी उसमें दाने डाल जाते हैं और उचित दूरी पर क्या है यहाँ पे लगता जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य लिखा है, तो प्रोजेक्ट आपका पहला लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 24 घंटा होने वाला परिवर्तन अंकुरित होता है, 2 दिन में क्या होगा, अंकुरण का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनेगा और 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये बीजों के अंकुरण के विभिन्न आपके अवलोकन क्रिया, तो आप यहाँ पे इसी प्रकार से देखिए चित्र और आपको यहाँ पे लिख देना है अंकुरण, अंकुरित पौधा और मूंग का पौधा, चित्र बनाना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका दूसरा है किसी खेत पौधशाला नर्सरी के बारे में, तो आपको यहाँ पे बीजों का चयन का महत्व, ये आपके सभी आंसर लिखे हैं, आप इसी प्रकार से पूरा भर दीजिए। और ये आपका 1 नंबर, तो 1 नंबर को भी आपको यहाँ पे लिख देना है, कल्टीवेटर, और देखिए यहाँ पे सीड ड्रिल है और ड्रिप तंत्र विधि, सिंचाई की आपका विधि पूछा गया है, तो छिड़काव तंत्र विधि और ड्रिप तंत्र विधि। और इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा लिखा है, कुछ पौधे जो रोपित करने से पूर्व पौधशाला में उगाया जाता है, तो पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाते हैं। चौथा, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, ये पौधे फसल के लिए हानिकारक हैं। इसके बाद देखिए प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की दृष्टि से हानिकारक हैं। और फसलों का भंडारण विधि देखिए, भंडारण आपका रखने के लिए तो सुखाना और छानना। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है अध्याय 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो चलिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत इनके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से भरना है, इसमें हाँ हाँ, और एक साइड सफ़ेद सफ़ेद हरी, और यहाँ पे आपको ये क्या है, तो सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न बाक्स को भरना है, यहाँ पे जीवाणु भर दीजिएगा, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। पूछा गया था कि इनमें से देखिए सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो आपको लिख देना है। इसके बाद बाक्स में देखिए यहाँ पे जो आपके शेष रह गए उसमें तो पैरामीशियम रह गया, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और देखिए आपको यहाँ पे ये विषाणु और वायरस कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन पहला लिखा है, क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरना है, आपका इतना ऑप्शन दिया गया है। जुकाम, फ्लू और खांसी अधिकतर क्या है, विषाणु द्वारा होते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण करने में 70 डिग्री ताप पर 15 से 30 डिग्री सेकंड के लिए आपको गर्म करना पड़ता है। 15 से 30 सेकंड तक गर्म कर दीजिए 70 डिग्री पर, तभी आपका दूध क्या होगा, पाश्चुरीकृत हो जाएगा। बहुत दिन तक इसे आप रख सकते हैं। तीसरा, यीस्ट तीव्रता चरण करने में श्वसन आपका CO2 उत्पादित करते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल वर्ग में बांटा गया है। डेंगू वायरस के वाहक आपका जो है मादा एडीज है। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे आता है क्वेश्चन दूसरा, एक बर्तन में मैदा, थोड़ा सा चीनी, चुटकी यीस्ट मिलाकर गूंथ लें और 2 घंटे पश्चात यीस्ट के जनन और शोषण के कारण क्या देखिए आटा आपका फूल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका देखिए बेकिंग सोडा जब मिला के उसमें यीस्ट मिला देंगे तो यहाँ पे आपका वो क्या है, यहाँ पे फूल जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है, तो आपको लिखना है पीड़ित के द्वारा, रक्तदान के द्वारा। इसके बाद देखिए जेली, जैम और स्क्वैश का परीक्षण है, तो आपको यहाँ पे जो आंसर है देखिए यहाँ पे लिख देना है चीनी के द्वारा। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें चौथा, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, तो आपका यहाँ पे स्थिर रहता है। इसके बाद देखिए चौथा लिखा है चिकन पॉक्स का रोग सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो आपको यहाँ पे वायरस कहलाता है। और इसके बाद पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच मलेरिया से ग्रसित बताया है, तो आंसर मादा एनाफिलीज मच्छर कहलाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है तीसरा क्वेश्चन,
जंतु तथा पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले दो दो आपके रोगों के नाम। तो देखिए आपको लिख देना हैजा जीवाणु द्वारा, खसरा वायरस द्वारा, नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा और गेहूं का रस्ट कवक के द्वारा। इसके बाद देखिए पौधे चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे देखिए इसका नाम आपका अमीबा है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, देखिए यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है, तो यह सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है तीसरा, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम। तो आपको देखिए अतिसार और मलेरिया इस वर्ग में होने वाले आपके रोग हैं। और क्वेश्चन पांचवा देखिए पहली में आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देखिए आपको पूरा आपको ये लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आता है प्रतिजैविक से क्या समझते हैं, समान रूप से उपयोग होने वाले कोई आपको दो प्रतिजैविक के नाम लिखना है। तो आपको देखिए यहाँ पे प्रतिजैविक के नाम आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा और आपका टेट्रोसाइक्लिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए सातवां आपका लिखा है, इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपका किसी रोग में संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण वायु जल और भोजन द्वारा होता है और यह संचरणीय रोग कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है लघुत्तरी क्वेश्चन, वैक्सीन टीका किस प्रकार का आपका कार्य करता है। तो वैक्सीन टीका हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है और टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है जिसके प्रयोग शरीर में किसी रोग विशेष लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको आंसर कर देना है। क्वेश्चन देखिए 11वां नवा आपका आता है पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं। तो इसका देखिए इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आपका जो पाश्चुरीकरण है ना, यहाँ पे लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो पूरा आंसर आप यहाँ पे कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां आता है। तो 10वें का आंसर देखिए आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं रहता है। तो आप इसका आंसर आपको ये लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा कि आपके दादी मम्मी किन सामग्रियों सूक्ष्मजीव को बचा कर रखते हैं। तो आपको देखिए लिख देना भोजन, सब्जी, आम, ब्रेड और संतरा। इसके बाद आता है आपका इसमें तीसरा, चीनी के उपयोग में किन किन खाद्य पदार्थों का लंबे समय से सुरक्षित रखा जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे जैम और जेली, आपको यहाँ पे ये आंसर कर देना है। क्वेश्चन 11 देखिए हमें बिना ढके भोजन क्यों नहीं खाने से क्यों बचना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है पौधे में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले कुछ आपके रोगों के नाम, संचरण का तरीका आपको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे पादप आपका रोग कौन है, नींबू कैंकर, गेहूं का रस्ट रोग, भिंडी के आपका पीत रोग किससे होता है, जीवाणु से, रस्ट रोग होता है कवक से और भिंडी में आपका वायरस से। देखिए संचरण क्या है आपका वायु के माध्यम से और ये वायु और बीज दोनों में होता है और आपका ये कीट द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा आपको समझाना है। तो आपका देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये नाइट्रोजन चक्र का दिया गया है, आपको यहाँ पे ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पे कुछ आपके समान रोग हैं, रोगजनक सूक्ष्मजीव हैं और बचाव होने वाले आपको तालिका बनाना है। देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है ना सभी 6 रोग, देखिए यहाँ पे मनुष्य में सूक्ष्मजीव होने वाले समान रोग, खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड। तो देखिए यहाँ पे आपका 6 रोग जीवाणु से होता है, खसरा आपका वायरस से होता है, चिकन पॉक्स आपका वायरस से होता है, पोलियो आपका वायरस से, हैजा आपका देखिए यहाँ पे जीवाणु के द्वारा और टाइफाइड भी आपका यहाँ पे जीवाणु के द्वारा होता है। तो आपको संचरण का तरीका भी है और बचाव के आपके उपाय भी बताया गया है। तो आप इसे सभी लिख लीजिएगा इसी प्रकार से। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो प्रोजेक्ट कार्य का आंसर, पहले का आंसर देख लीजिए, आपको यहाँ पे आंसर ये लिख देना है। इसके बाद आपका दूसरे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, सामग्री में अपघटन का क्या कारण है। और चौथा, जिस गमले में सामग्री का अपघटन नहीं हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है। तो आंसर आप ये लिख दीजिए। पांचवे का आंसर आपको यहाँ पे ये पूरा आपको लिख देना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे अध्याय देखिए आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट आता है एक, तो प्रोजेक्ट के आपका आंसर भी यहाँ पे कर देना है। डिब्बा बंद पैकेट और भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हुए आपको पैकेट का यहाँ पे अवलोकन करना है। देखिए आपने क्या क्या खरीदा, तेल, आटा, मैगी, चिप्स और दाल। तो आपका पैकेट का दिनांक करना है, आपका समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में क्या आपका पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपको सभी आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर में आपको लिखा है, तो आप इसका भी आंसर कर लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपका दूसरा और तीसरे का भी आंसर आपको ये दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे अध्याय आपका तीसरा आता है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम के अंतर्गत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको भर देना है इसी प्रकार से, सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल और डीजल, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टार्च और लालटेन, ठीक है। चलिए भर लीजिए। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये दिया है भरने के लिए। तो इसमें आपके इतने ऑप्शन दिए हैं, तो ये आपको कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं देख लीजिए। ईंधन, कोक,
कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और आपका इनके उपयोग कहाँ कहाँ आते हैं आपका ये पूरा आपका लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आता है पहला, ये दिया गया है, दिए गए शब्दों में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आपका इतना आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें भरना है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों में मृत अवशेषों से होता है। नेप्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती है और पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम जगह बिटुमेन का प्रयोग करते हैं और वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं इसको। और एलपीजी का पूरा नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन दूसरा लिखा है, सही विकल्प आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं। और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो आपको यहाँ पे देखिए सीएनजी आपको लिख देना है। और इसके बाद सही कथन का आपको चयन करना है, तो आंसर यहाँ पे आपका तीसरा आता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका चौथा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो आपको यहाँ पे सूर्य का प्रकाश करना है। इसके बाद पांचवा, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो आपको यहाँ पे देखिए कोक आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर, समाप्त होने वाले अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव और कोयला। तो आपको यहाँ पे देखिए समाप्त होने वाले आपके संसाधन है वन, वन्यजीव और कोयला। और अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? हवा है, सूर्य का प्रकाश और पानी है। इसके बाद देखिए चौथा, कार्बनीकरण क्या है? आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए पूरा आंसर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पांचवा, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपको देखिए यहाँ पे लिखे, आपका जगह लिखा है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कोयले के प्रक्रमण के द्वारा प्राप्त उत्पादों के नाम। तो देखिए आपको यहाँ पे कोक आपको मिलता है, कोलतार मिलता है और कोयला गैस आदि प्राप्त होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए सातवां लिखा है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका पूरा आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका लघुत्तरी है आठवां, देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का महत्व क्या है? तो आप यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए 9वां नंबर आता है, जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रखा जाता है? तो ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां आता है, पेट्रोलियम के आपके विभिन्न संगठकों के नाम। तो आप यहाँ पे संगठक के आपके यहाँ पे नाम लिख देना है। और क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे 11वां आता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार को दर्शाने वाला आपको यहाँ पे एक चित्र बनाना है। तो आपको देखिए पूरा आपको यहाँ पे चित्र आपको ये बना हुआ है, पूरा आपको इसी प्रकार से चित्र बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आता है, देख लीजिए यहाँ पे आपको पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान के बारे में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार करना है, तो आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट कार आता है। तो प्रोजेक्ट कार का आंसर भी आपको यहाँ पे पूरे आपको माह लिखना है दिसंबर तक का, और उनकी खपत ऊर्जा और आपका व्यय राशि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जनवरी से दिसंबर तक का आपका जितना आपका बिजली बिल आता है उन्हीं का आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपको किस माह में बिजली के उत्पादन बिल राशि कमी आई थी? तो आपको यहाँ पे ये आंसर देना है। और किस माह में बिजली का आपका व्यय अधिक है? तो आपका देखिए यहाँ पे ये लिख देना है आंसर, पूरे आंसर कर लीजिए। तीसरा है यहाँ पे, और ये आपका चौथा, और आपका ये पांचवा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट का दूसरा आता है। तो इसके आधार पर आपको इसके बाद आपका अध्याय 8 आता है 18वीं शताब्दी में। देखिए क्या साइकिल चलाओ और ईंधन बचाओ। और आपका ये पोस्टर देखिए साइकिल के बारे में आपको यहाँ पे देना है। खुशहाली के लिए एक ही चाबी, ईंधन की न हो बर्बादी। तो आपको देखिए आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और जन जन तक संदेश पहुँचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है। तो आपको यहाँ पे ये आंसर मिलेगा, है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है अध्याय 4, दहन एवं ज्वाला। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सभी क्वेश्चन के चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे सबसे पहले आता है देखिए प्रश्न 1 आता है, रिक्त स्थान भरना है। देखिए दहन के लिए क्या है आपका O2 आवश्यकता है। दूसरे नंबर पर देखिए ऊष्मीय ईंधन का आपका देखिए किलो जूल प्रति किलोग्राम प्रदर्शित करते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। और सबसे अच्छा अग्निशामक CO2 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, तो देखिए यहाँ पे आपके जो आगे के आंसर 5वें का आंसर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड करना है। इसके बाद दूसरा सही विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसका आपको यहाँ पे ये चित्र बनाना पड़ेगा। और इसके बाद आपका किस परख नली में सबसे आपका पानी पहले उबलेगा? तो
आंसर परखनली आ करना है। और इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसका ज्वलनताप अधिक होगा, तो सूखी घास करना है। तीसरा, वायु में गैस अत्यधिक मात्रा में विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड करना है। और चौथा, विद्युत उपकरण पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आंसर करिए। और पांचवा लिखा है, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु जल में उठता है, तो आंसर आपका यहाँ पे फास्फोरस हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, दहन क्या है, तो इसका आंसर देखिए पूरा आपको लिखा हुआ है, प्रक्रम जिसके द्वारा ऑक्सीजन से अपक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है, तो आप कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद देखिए दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, तो आपका इसका आंसर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ज्वलनताप और आपका दहनशील वस्तु आवश्यक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, ज्वलन किसे कहते हैं, गीले कागज और सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्यों, तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा आंसर ये आपका लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 6 आता है, उष्मीमान किसे कहते हैं, और यहाँ पे आपको पूरा मात्रा का देखिए आपको प्रदर्शित करना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बंद कमरे में कोयला और सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है, तो आपको यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है और यह अत्यंत विषैला होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कमरे पर जलाना खतरनाक है। क्वेश्चन 8वां, ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषता बतलाना है, तो ऐसे पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर आसानी से जलने लगते हैं, यहाँ पे आपका कहलाएगा ईंधन, और इसका आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, दहन के विभिन्न उदाहरण क्या आपको देखिए, तो आपको 3 उदाहरण है, आपको तीनों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन 10वां, विद्युत उपकरण आपका देखिए क्वेश्चन 10वां, और इसका आंसर आपको ये मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 11वां आपका दिया गया है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग क्यों हानिकारक है, आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे आंसर देखिए, ये आपके सारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 12वां देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 12वां है और इसके आंसर ये मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगला देखते हैं, आपका आता है 13वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे दहन के लिए आवश्यक क्या क्या है, आपको चित्र के द्वारा बताना है, तो देखिए आपको लिख दीजिए सभी में आपका यहाँ पे ऑक्सीजन तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आपका आवश्यक है, कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, देखिए पूरा आपका वही आंसर दिया गया है यहाँ पे। और इसके बाद आपका यहाँ तक पूरा आंसर करना है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 14वां आता है, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको आंसर यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसके बाद पूरा आंसर आपको यहाँ पे अम्ल वर्षा के बारे में करना है, तो अम्ल वर्षा के बारे में भी आपको आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट कार्य में देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे भर देना है इसी प्रकार से। और इसके बाद दूसरे नंबर का आंसर देखिए आपको यहाँ पे इसी प्रकार भरना है, तो भर दीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए सारे के आंसर आपको लिखे गए हैं, आप इसी प्रकार से भरते चलिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम आपका बहुत लगेगा और आप यहाँ पे लिखने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट कार्य 2 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये भर देना है, और 1 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे ये भरना है, ठीक है। चलिए कर लीजिए। और इसके बाद आपका अध्याय 5वां आता है, पौधे जंतुओं का संरक्षण, तो अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के अंतर्गत 8 ग्रेड का चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपका ये दिया गया है, तो आप इन्हें आपको बता, निम्नलिखित शब्दों में उचित वाक्य में आपको लिखो और चित्र पूर्ण करो। अब देखिए यहाँ पे आपका जंतु और पादप कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। आपका संकटापन्न कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे आपका इसी आधार पर आपका क्वेश्चन आता है, ये आपके देखिए इतने आपके रिसर्च वाले हैं। तो पहला संकटापन्न स्पीसीज का यहाँ पे रेड डाटा के रूप में रिकॉर्ड रहता है, और दूसरे का देखिए यहाँ पे आपको आंसर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र करना है, तीसरे में प्रवासी कर देना है, और चौथे में जैव विविधता के संरक्षण का उद्देश्य आपका राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। 5वें का आंसर देखिए आपको वनस्पति जात और आपका प्राणी जात यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा आता है आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन, तो वन उन्मूलन वायुमंडल में किसका आपका स्तर बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और दूसरे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, तो आपको जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे। खेती करने के लिए बड़े विभाग पर साफ कर दिए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मृदा अपरदन कहते हैं। और इसके बाद देखिए यानी मिट्टी कटाव की बात कर रहा है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वायु CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसके बाद देखिए 5वां, जंतु जिनकी संख्या में एक निर्धारित स्तर में कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो जाते हैं, तो आपको इनको कहते हैं संकटापन्न जंतु। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के 2 आपके उदाहरण, तो आपको यहाँ पे देखिए विशाल गिलहरी और आपका उड़ने वाली गिलहरी, यहाँ पे आपका
विशेष श्रेणी देती है। और इसके बाद देखिए वन उन्मूलन क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद सूखा क्यों पड़ता है, तो सूखा क्यों पड़ता है इसका आंसर आपको यहाँ पे ये आपका लिखा है, जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है तो यहाँ पे वर्षा के दर में कमी आती है। क्वेश्चन देखिए चौथा, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात और आपका दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं द्वारा संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। क्वेश्चन देखिए पांचवा, प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये आपको दिया जा रहा है, ये पूरे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 6, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं और आरक्षित क्षेत्र का नाम, तो लिख लीजिएगा पूरा। देखिए आपका पचमढ़ी आपका हो गया है, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। और आपका रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो देखिए यहाँ पे संकटापन्न स्पीसीज रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हीं के बारे में आपका पूरा आंसर दिया है, आप इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन देखिए 8वां लिखा है, वन प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए वन प्राणी अभ्यारण्य के बारे में लिखा है कि भाई साहब ऐसे क्षेत्र जहाँ वन प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, और जबकि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, देखिए यहाँ पे आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है विशाल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है, बहुत आपका बड़ा होता है और पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों को आपका संरक्षण करने में पर्याप्त होता है। देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखे, सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, आप बांधवगढ़ का भी नाम सुने होंगे, माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने होंगे, भोपाल में रहते होंगे तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने होंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी सुने होंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने होंगे, और इसके साथ आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है। और तो आपके देखिए यहाँ पे 2 ही लिखना था, आप लिख दीजिएगा। कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर ये कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन होता है, वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर प्रभाव, तो आपको देखिए यहाँ पे ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे इसी प्रकार लिखना है। चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन उन्मूलन से वर्षा पर प्रभाव क्या है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 का आंसर देखिए, ये आपका पूरा लिखा है, छोटे जीव हमारे पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक हैं। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका इस बी नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना क्यों लागू की गई थी, तो देखिए बाघों की संख्या को वृद्धि करने के लिए यहाँ पे बाघ परियोजना लाया गया था, और साथ में लगातार औद्योगिक बढ़ने से वनों का आपका अनवरत कटाई होती है, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट देना है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट दे दीजिए पूरा आंसर, और आपका ये देखिए पूरा यहाँ तक। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य पहला स्टार्ट होगा, तो देखिए क्षेत्रीय पौधे और आपका क्षेत्रीय जंतु का आपको नाम लिखना है, लिख दीजिएगा। देखिए फर्न, आम, जामुन, साल, सागौन, अर्जुन, कीकर और बबूल, और यहाँ पे आपके जंतु के नाम, तो तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ता, भैंस आदि, ये आपके सभी क्षेत्रीय के होते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे ये वाला भरना है, तालिका वाह, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। और इसके बाद प्रोजेक्ट आपका 2 आता है, तो बच्चों की अत्यधिक कटाई पर क्या उत्तरदायी है, तो देखिए आपको देखिए पे लिखा है ना, सूखा, वनों का अग्निकांड आदि कारक उत्तरदायी होते हैं। और इसके बाद वनों कटाई के उन्मूलन के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे ये आपको आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सभी 5 पार्ट के आंसर यहाँ पे दे दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, पार्ट 6 से लेकर 10 तक का भी आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे।